and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को की समर्पित। कहा, नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों पर है सरकार का फोकस। साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर करें काम। प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नवनिर्मित परिसर को भी राष्ट्र को किया समर्पित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी के आने के बाद आपदा प्रबंधन की दिशा में हुआ ऐतिहासिक काम। अब आपदा प्रबंधन में राहत की बजाय पूर्व तैयारी पर रहता है जोर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 2030 तक भारत से रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हर साल देश में रेबीज से 50 से 60 हजार लोगों की होती है मौत। रेबीज को खत्म करने के लिए आक्रामक ढंग से करना होगा काम। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 87 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटों में दी गई 1 करोड़ से ज्यादा खुराक। 201 दिनों के बाद दैनिक मामले 20,000 से कम। मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा 97.81 रिकवरी दर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेक्सिको के अपने समकक्ष मार्सेलो एब्रॉड सीसे की मुलाकात। विदेश मंत्री ने मेक्सिको की स्वतंत्रता की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बडगाम में ई अनावरण के जरिए 3 इंडोर स्टेडियम का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र ने जम्मू कश्मीर में आधुनिक तौर के खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए निर्धारित किए हैं 200 करोड़ रुपए। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्मों को राष्ट्र को आज समर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नवनिर्मित परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, शोभा करंदलाजे और केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है।
हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए अब तक कुल 11 करोड़ रुपए के 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा दिया इसके लिए। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से कहा कि सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया है। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, केसीसी से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित करने के बाद किसानों के साथ बातचीत की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की जैतून बेगम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैतून बेगम के इलाके में पशुओं के चारे की कमी और खेती से जुड़े अन्य विषयों के बारे में बातचीत की। मुझे बताया गया कि आपके क्षेत्र में चारे की बहुत कमी है। आपको कितनी दिक्कत होती है? और आप तो गाय भी रखती हैं, दूध का भी काम करती हैं। आपने छोटी सी जमीन में एप्पल का भी किया है और मुझे बताया गया कि उसमें आप धान की भी खेती करती हैं और छोटी सा जमीन का टुकड़ा है। बड़ी नए नए प्रयोग आप करती हैं और पशु हैं लेकिन चारा नहीं है। कैसे करती हैं आप? सर मेरे इलाके में चारे की बहुत ही कमी है सर। तो इलाके में करीबी जंगल से सर हम घास व दरख्तों के पत्ते इकट्ठे करके सर तो हम अपना गुजारा कर लेते हैं सर। तो दूसरा ये हमारी जो ज़मीन है सर, थोड़ी सी ज़मीन है और ये फलों से माला माल है सर। तो इसलिए इसमें अंगूर, सेब, चेरी, अखरोट, आड़ू की पैदावार है सर। अच्छा, सरकार की बागवानी चारागाह प्रौद्योगिकी ट्रेनिंग से आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी। उस ट्रेनिंग में से आपको कितना लाभ मिला? हमारे साथ कई बार इन्होंने
अच्छे जाके वहाँ प्रोग्राम किए इलाके में और देखा और मदद की। इससे हमें जो चारे की पैदावार है सर उसमें बहुत ये हम आगे गए और हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला सर। और दूध में 15 से 20% हमें इजाफा हुआ। तो और सर इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे पास पहुँचे और 2-3 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कुलवंत सिंह से बात कर उनके द्वारा किसानी, तेल उत्पादन और बीज उत्पादन के बारे में जानकारी ली। कुलवंत जी, आप किसान भी हैं, तेल उत्पादक भी है, बीज उत्पादक भी है। अपनी इस पूरी यात्रा के बारे में ये जरूर देश सुनना चाहेगा कि ये सब कैसे आप इतना सारी चीजें कर सकते हैं। सर अकेला संभव नहीं है। ये एक तरह से एक पहले ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक कंपनी बनाई और कंपनी में हम लगभग 20 लोग सदस्य हैं। उनके द्वारा सहायक में जो लगभग 200 किसान ये बीज उत्पादन कर रहे हैं। पूसा संस्थान द्वारा जो तेल का जो कार्यक्रम है वो एक उच्च गुणवत्ता वाली 2 वैरायटी संस्थान ने दी, PM30 और PM31। इनका हमने तेल निकलवाया और ये कनोला ऑयल क्वालिटी का तेल है, जो उसमें पिलवाने के बाद जो हमें बाजार मूल्य है वो लगभग 1 किलो पे 30 से 40 रुपए प्रति किलो फालतू मिलता है। पीएम मोदी ने गोवा के बारदेज की दर्शना पडेनकर को फसलों के तौर तरीकों और सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं के बारे में उनसे बातचीत की। दर्शना जी, आपके पास कितनी जमीन है और आप उस पर क्या खेती करती हैं? इनके पास 4 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर वो धान की खेती करती है। इसके साथ वो तरबूज की खेती, चौराई खेती, सब्जियों में टमाटर, मिर्ची जैसी खेती करती हैं। आपने आधुनिक खेती को अपना लिया है। आप पोल्ट्री के बिजनेस और जैविक खाद बनाने से भी जुड़ी है। इतने सारे काम करने में एक तो आपको ये विचार कहां से आया, आपको किस किस प्रकार से मदद मिली, सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिली क्या? इनको जो है ट्रेनिंग ICR से मिली है। इसके ट्रेनिंग लेने के बाद ये जो है वर्मी कंपोस्ट करती हैं। इसके सिवा इनके पास 50 बर्ड्स है, पोल्ट्री बर्ड्स है। इसके सिवा इनके पास 3 भैंस है, 2 गाय हैं और ये सब जो है वो KVK के मार्गदर्शन के अंदर खेती करती हैं। पीएम मोदी ने मणिपुर के थोबा सिंह से किसानी और सरकार से किसानों को दी जाने वाली सहायता और उनकी पहुंच के बारे में चर्चा की। थोबा सिंह जी, आप तो फौजी रहे हैं, आपने पहले देश की सेवा की, अब ये धरती माता की सेवा करने में लग गए हैं आप। आपने सेना में रिटायरमेंट के बाद ये किसानी से जुड़ना और उसमें भी नए नए प्रयोग करने के लिए कैसे सोचा? ये तो बहुत ही अच्छा बात है साहब। हम फौज में रहने के बाद घर में आकर के लोगों को पेट भरने के लिए जितना भी हम उत्पादन करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। इसीलिए हमने खेती बाड़ी करने में अपना मन लगा के जोर दिया सर। अच्छा, आपने अपनी खेती को बहुत डाइवर्सिफाई किया है। मछली पालन भी, पोल्ट्री का भी काम करते हैं, और ये सारी चीजें एक साथ करने का विचार कैसे आया? ये जो है साहब, शुरू में हम एक साथ नहीं किया है। जैसे कि इसी साल एक काम किया, इसमें कुछ पोल्ट्री लगाया, उसमें कुछ हमको बेनिफिट मिल गया, उसमें कुछ फुर्सत भी मिल गया। नेक्स्ट ईयर में हमने कुछ और लगाना शुरू किया। ऐसे करते करते 2-3 साल में हमने 4-5 फसलें लेना शुरू कर दिया। एकदम से शुरू में पूरा तो नहीं लगाया, हर साल में एक प्लस करके गया हुआ सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किसान सुरेश राणा से खेती के नए तरीकों को अपनाने और इस पर उनके जुड़े अनुभवों के बारे में बातचीत की। मुझे बताया गया कि आपने अपनी खेती के तरीके में कुछ बदलाव किया है। ये कैसे बदलाव था और आपने ये बदलाव क्यों किया?
जी महोदय, दरअसल में पहले मैं जो धान और मटर और ग्रीष्मकालीन जो धान लगाता था, उस समय मेरे को पहले हमारा यही खेती करना था, फसल चक्र अपनाने का प्रयास किया। लेकिन 2017 में उससे हमको बड़ा नुकसान हुआ कि 2017 तक हमारी जो ग्रीष्मकालीन धान था, उससे हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बहुत कम हो गई, पानी का जल स्तर बहुत गिर गया। तो कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से वैज्ञानिकों ने हमको मक्का की खेती के बारे में बताया। तो मक्का की खेती करना शुरू किया। तो हमारे गांव ग्राम खैराना के 8-10 किसानों ने मक्का का खेती करना शुरू किया। तो उसमें पहली बार प्रति एकड़ 35 कुंटल पैदावार हुई। और जो मक्का के जो पेड़ जो शेष पेड़ बचे थे अवशेष, उनकी जुताई करने से हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ी, पानी का जल स्तर भी हमारा बढ़ा। और जो खरीफ में जो धान लगाते, बरसात में जो धान लगाते थे, उसमें हमारे धान लगाने से हमारी उपज बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली 35 फसलें की किस्में आज राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कदम प्रेरणा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब से पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला है, तब से कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में भी अपनी साख बना रहा है, लेकिन भारत में भी किसान का खेत और बीज से लेकर बाजार तक किसान को सुविधा मिले, किसान आगे बढ़े, किसान की आमदनी दोगुनी हो और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसान का योगदान देश को और दुनिया को अभिभूत करने वाला हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है, वह निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाली भी है, हम सबको प्रेरणा देने वाली भी है। तो प्रधानमंत्री ने आज 35 नई फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं। वो फसलें जो जलवायु के अनुकूल होंगी, वो फसलें जो किसानों की मेहनत बचाएंगी, वो फसलें जो पानी बचाएंगी, सिंचाई के लिए ज़्यादा संसाधन उन्हें नहीं लगाने पड़ेंगे। और इन फसलों की अगर बात करें तो इन्हें शोध के बाद, मेहनत के बाद तैयार किया गया है, ताकि जो किसानी है, खेती किसानी है, वो किसानों के लिए नुकसान का सौदा ना बने, फायदे का सौदा बने। और किस तरीके से वो आज की जो है ज़रूरतों के हिसाब से ये फसलें तैयार की गई हैं। अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने आज 35 नई फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इन फसलों की नई किस्मों को शोध और रिसर्च के बाद तैयार किया है। ये फसलें कैसी होंगी, इनका क्या फायदा होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कौन सी है 35 नई फसलें? सूखे को बर्दाश्त करने वाली चने की किस्म है। वो इलाके जहां पर ज्यादा पानी नहीं है, वहां के लिए फसल कारगर साबित होगी। विल्ट और स्टेरिलिटी मोज़ेक प्रतिरोधी अरहर की फसलें, जहां मिट्टी में ज्यादा उपजाऊपन नहीं है, जहां पर मृदा में ज्यादा उत्पादकता नहीं है, वहां पर ये फसल कारगर साबित होगी। सोयाबीन की जल्दी पकने वाली वैरायटी, चूंकि तकनीक पर जोर है, किसानों की मेहनत और उनका समय बचाने पर जोर है, इसलिए ऐसी किस्में भी विकसित की गई हैं जो जल्दी तैयार होती हैं। चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में, तमाम फसलें जो रोगों के कारण, कीटों के कारण खराब हो जाती हैं, उनके प्रतिरोध के लिए भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ऐसी किस्में विकसित की हैं जो रोग प्रतिरोधी हों। बाजरा, मक्का, चना की संवर्धित किस्में हैं। इसके अलावा किनोआ, कुटू, विंड बीन और फाबा बीन की किस्में हैं। ऐसी किस्में जो नवीनमोश को भी आगे बढ़ाती हैं। साथ ही ऐसी किस्में जिनके बारे में लोगों ने सुना नहीं है, उनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है और किसान अब जो है उन फसलों को उगा रहे हैं।
बायोफोर्टिफाइड फसल इसमें शामिल हैं। ऐसी फसलें शामिल की गई हैं जो कुपोषण से राहत दिलाएंगी, कुपोषण के खिलाफ कारगर साबित होगी, क्योंकि कुपोषण एक बड़ी समस्या है देश में। तो ऐसी फसलों को अब उगाया जाएगा जो न केवल किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो, बल्कि कुपोषण की समस्या को भी रोकें। और पूसा 00 मस्टर्ड 33 एक ऐसी ही किस्म है जो न केवल किसानों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाएगी, बल्कि जल्दी तैयार भी होगी। पहला कैनोला क्वालिटी हाइब्रिड RCH1 और सोयाबीन की किस्म इसमें शामिल है। सोयाबीन जो एक बड़ा उत्पादक फसल है, जो अन्य उत्पादों में भी शामिल होता है, उसकी भी एक किस्म विकसित की गई है। इसके अलावा ज्वार और बेबी कॉर्न सहित अन्य विशेष गुणों वाली वैरायटी है। वो फसलें जो ऐसी मिट्टी में उग सकती हैं जहां ज्यादा उत्पादकता नहीं है या ज्यादा खर्च करने के लिए, सिंचाई के लिए ज्यादा पानी नहीं है, वहां पर ये फसलें कारगर साबित होंगी। फसलों की नई किस्म जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटेगी। ये खास क्वालिटी, ये खास गुण है इन फसलों का जो किसानों के लिए अब फायदे का सौदा बनने वाली हैं। कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने में ये फसलें कारगर साबित होगी। न केवल किसानों को फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि कैसे स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखा गया है इन फसलों की किस्म पे, इस पर भी जोर है। जलवायु को लेकर लचीलापन और ऊंची पोषक तत्व सामग्री जैसे खास गुणों से युक्त है। जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से पूरे ही विश्व में खेती पर असर डाल रहा है, उससे निपटने के लिए, उस चुनौती से पार पाने के लिए इन किस्मों को विकसित किया गया है, ताकि जहां पानी नहीं है, जहां सूखा पड़ रहा है, वहां पर भी खेती की जा सके और किसान वहां पर खेती से दूर ना हो। तो ये तमाम जो किस्में उगाई गई हैं या फिर विकसित की गई हैं और किसानों को और राष्ट्र को जो आज समर्पित की गई हैं, उनके बहुत सारे उद्देश्य हैं। देश में जलवायु परिवर्तन की जो समस्या हो रही है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, उससे निपटा जाए, और इसके अलावा कुपोषण का जो शिकार हो रहा है देश, जो स्वास्थ्य स्तर गिर रहा है, उससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी। तो एक काम दो काज इसमें हो रहे हैं, एक पंथ दो काज। और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ नारायण गांव से, पुणे से हमारे साथ श्यामा मिश्रा जुड़ गई हैं। इसके साथ ही और जानकारी के लिए रायसेन से हमारे साथ अजीत भी जुड़ गए हैं। अजीत और श्यामा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत, आपके पास लौटेंगे। आज जो किस्में विकसित की गई हैं, राष्ट्र को समर्पित की गई हैं, एक बड़ा जोर है कि कैसे सिंचाई का पानी उन पर कम खर्च होगा। तो एक बड़ा जो है किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, अगर मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की बात करें। बिल्कुल, देखिए रजनी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश जो है उसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो बेसिकली कृषि पे ही निर्भर करती है। कृषि प्रधान पूरा ये प्रदेश है और यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जो है विभिन्न तरह की फसलें लगाते हैं। अगर हम बात करें मालवा रीजन की बात करें तो वहाँ पर मूंगफली और सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है। बुंदेलखंड की बात करें जहाँ पर कि पानी कम होता है, वहाँ पर भी दूसरी फसलें होती है। साथ ही भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो तिलहन की फसलें यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन या दूसरे कारणों से यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र जहां पर कि पहले जो फसलें बहुत ज्यादा हुआ करती थी वो फसलें अब उतनी नहीं हो पा रही है, या जिन फसलों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था वो कम हो गया है, या फसलों में उतनी गुणवत्ता जो है वो नहीं रह गई है। इसका कारण कहीं ना कहीं जलवायु का परिवर्तन जो है वो माना जा रहा है। और ये ऐसे हम पूरे मध्य प्रदेश में तमाम जो अंचल है, महाकौशल है, मालवा है, बुंदेलखंड है, ग्वालियर चंबल का इलाका है, तमाम विंध्य क्षेत्र है, तमाम क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो एक स्पेसिफिक वहां की वैरायटी थी वो अब धीरे धीरे या तो कम, उसकी गुणवत्ता कम हुई या तो प्रोडक्शन कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो 35 उन्नत फसलों का जो प्रधानमंत्री ने आज इनके बीजों का जो आज समर्पित किया राष्ट्र को, तो ऐसे परिस्थितियों में निपटने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य जिनकी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो बेसिकली कृषि पर ही आधारित है, तो उन राज्यों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आपने कहा बुंदेलखंड, बिल्कुल बुंदेलखंड देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एक इलाका है मध्य प्रदेश का, और वहां पर हमेशा पानी की समस्या वहां बनी रहती है। वहां पर बहुत ज्यादा बंजर भूमि भी वहां पर है, मोटे अनाज वहां ज्यादा होते हैं। तो ऐसी किस्में जो कि कम पानी में पैदा होंगी, ऐसी किस्में जिनकी पानी की आवश्यकता कम होगी, इन किस्मों के माध्यम से कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में भी जो हम सपना देख रहे हैं कि एक हरित क्रांति इन क्षेत्रों में भी आए, जहां पर कि जो सूखे क्षेत्र हैं, जो कम उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी फसलें जो है वो वहां पर हो, उनका प्रोडक्शन हो, वहां के किसानों के जीवन में भी खुशहाली आए। तो ये जो मिशन है वो उसका आगे कहीं ना कहीं बढ़ाने में एक सहायक साबित होगा। और आज अगर बात करें प्रधानमंत्री की बात को, तो यहाँ पर रायसेन में यहाँ पर बड़ी
संख्या में किसानों ने प्रधानमंत्री की बात को सुना है, यहाँ पर उन्होंने उस बात को समझा है और कुछ किसानों ने इसको इस समस्या को महसूस भी किया है और बड़ी उनको खुशी है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में सरकार अब काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और ऐसे ही एक किसान है जो रायसेन, जो कि भोपाल से सटा हुआ एक जिला है, वहां पर हम आए हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर खेती बाड़ी होती, किसानी होती है। हम उनसे जानते हैं कि ये जो उन्नत किस्में जो लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री समर्पित, इसको किस तरह आप देखते हैं, आपके इलाके में किस तरह से इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर जो क्या नाम से मौसम और जलवायु के परिवर्तन से जो कृषि के क्षेत्र में क्षति हो रही है, यदि उसके अनुरूप जो बीज मिलेंगे जो आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, तो निश्चित ही किसानों को उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। एक छात्रा हमारे साथ है जो कि कृषि के क्षेत्र में अभी पढ़ाई कर रही हैं। आप बताइए, आपने प्रधानमंत्री का आगमन सुना, आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, आगे किसानों की जगह आप काम करेंगी, अभी पढ़ाई कर रही हैं, आपको लगता है कि इस तरीके से जो प्रयोग है मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कितने कारगर साबित होंगे? जी, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने किसानों की सबसे बड़ी जो परेशानी अभी मौसम की वजह से, मौसम के बदलाव की वजह से आ रही है, उसे समझा और उस पर कार्य किया। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो 35 नई वैरायटियाँ और भी जो उन्होंने नए अभी बातें कही हैं आज के प्रोग्राम में, वो जरूर कारगर साबित होंगी और इससे किसानों को जरूर फायदा होगा। बिल्कुल। तो देखिए, उम्मीद जगी है किसानों में और जो छात्र हैं, जो कृषि के छात्र हैं, आगे चल के कृषि वैज्ञानिक बनेंगे, उनमें उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं वो फेस करते आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उन समस्याओं का समाधान जो है इसी तरीके के जो शोध होंगे, इसी तरीके से जो नवाचार होंगे, जो आगे चल के जो आगे बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान वहां पर निकलता हुआ दिखेगा। और जो लाभ की बात जी बिल्कुल निश्चित तौर पर जो नवाचार हो रहा है उससे किसानों को ही फायदा हो गया। श्यामा, आपके पास आएंगे। अगर बात करें महाराष्ट्र समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जहां मौसम की मार हर बार किसान झेलते हैं, अब जो नई तकनीक और जो नई किस्में आ रही हैं, कहीं ना कहीं उससे निपटने में निजात मिलेगी। जी बिल्कुल रजनी, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार सूखा पड़ा है, इस बार महाराष्ट्र में ज़्यादा बारिश हो गई और इसके कारण काफ़ी सारा जो फसल है, खड़ा फसल जो लगभग तैयार होने आ रहा है, वो बर्बाद हो गया है। तो किस तरीके से इन सब चीज़ों से निपटा जाए, इसमें किस तरीके से वैज्ञानिकों की मदद ली जाए और उसको आने वाले समय में कैसे अपनाया जाए, कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसान इसे अपना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम यहाँ पर बातें की गई हैं। हमारे साथ हम कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गाँव में है, जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर किसान आए हुए हैं ताकि ये जान सकें कि एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो 35 फसल की जो डेडिकेशन की है उसके बारे में जान सकें, साथ ही किस तरीके से आने वाले समय में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले ऐसे फसल होंगे, तकनीक होंगे जो वो यूज़ कर सकते हैं। आप बताइए कि कहाँ से हैं आप, और साथ ही जो प्रधानमंत्री जी ने जो आज बातें कही हैं उसमें से कौन सी ऐसी बातें आपको बहुत यूज़फुल लगी और आपने ये ठान लिया कि अब हम इसे इस तरीके से अपनाएंगे? जी हाँ मैम, मैं नवलीवाड़ी पिंपरी गंडक जुन्नर से हूँ। मेरा नारंगांव के से पिछले 6 साल से कॉन्टैक्ट है और पहले मैं पारंपरिक खेती कर रहा था, तब मेरा जो उत्पादन था वो बहुत कम आ रहा था। तो मेरा कॉन्टैक्ट जब से नारंगांव के से हुआ तो उन्होंने पहले मुझे सॉइल टेस्ट करने के लिए बताया और सॉइल टेस्ट करने के बाद हमारा जो कोर्स है उसका जो वैरायटी चेंज करने से उत्पादन कैसा बढ़ेगा ये पहले बताया। तो उन्होंने ट्रायल बेस के ऊपर मुझे डेमो प्लॉट्स दिए, सोयाबीन का दिया। तो पहला सोयाबीन का कौन सा वैरायटी था वो किसी किसान को भी मालूम नहीं था। उन्होंने हमें MACS 1188 मतलब 11 हाँ, तो वो वैरायटी दिया। तो उससे हमारा जो उत्पादन है वो डबल हो गया और उसके बाद हमें ज्वार, बाजरा और मक्का ये बोने के लिए कहा। तो ज्वार का उन्हें फुले रेवती करके वैरायटी बताया और जो ये है चना तो वो फुले विक्रम करके उन्होंने डेमो प्लॉट्स दिया था। जिस तरीके से आपने सुना कि इन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, हम सॉइल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर काफ़ी अहम यहाँ पर किरदार निभाया है। हमारे साथ महिला किसान भी हैं जो एजुकेशन पे बात करेंगी। कितना ज़रूरी हो जाता है ये जानकारी मिलना कि किस तरीके के नए प्रजाति हैं, आप इसे कैसे अपना सकते हैं?
कृषि विज्ञान केंद्र नारंगांव इसमें बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं। जी जैसे कि श्यामा, यहाँ आपको रोक रहे हैं क्योंकि हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आईसीआर में एडीजी डीके यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यादव जी, चेहरा बदल रहा है देश में कृषि का पूरी तरह से। किसान तो आत्मनिर्भर बन ही रहा है, लेकिन साथ ही मौसम के अनुकूल खेती कैसे हो, उस पर भी जोर है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे को इनवाइट करने के लिए। और ये बात आपकी सत्य है कि कृषि का चेहरा बदल रहा है। जैसे कि अगर हम किस्मों की बात करें, क्योंकि जो किसान की खेती के लिए बीज एक जो है वो सबसे आवश्यक जो इनपुट होता है, और बीजों के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पिछले 7 साल में एक बहुत ही आशातीत प्रगति हुई है, जिसमें लगभग हमने 1600 से ऊपर किस्में जो है विकसित की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में जो हमारे विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, आईसीआर के संस्थान जितने भी हैं, तो उन सभी के सहयोग से लगभग 1650 किस्में हमने विकसित की हैं, जिसमें से 1359 जो किस्में हैं वो जो हम क्लाइमेट रेजिलेंट की बात करते हैं, तो उन किस्मों में चाहे आप किसी जो जैविक दबाव के प्रति प्रतिरोधकता हो, कोई बीमारी है, कीड़ा है, खरपतवार है, या उसके अलावा किसी भी अजैविक दबाव, जिस तरह से आपका सूखा है, अधिक बरसात, फ्लडिंग है, तो उस तरह के गुणों के लिए किस्में हमने विकसित की हैं। उसके साथ ही लगभग 85 किस्में हमने जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज की, जो कि आज एक बहुत ही समय की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने अभिभाषण में आज उसका जिक्र किया, और पिछले साल भी 16 अक्टूबर को 2020 में जब वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर भी उन्होंने 17 बायोफोर्टिफाइड किस्मों को देश को डेडिकेट किया था। तो आज भी उसी क्रम में एक ये बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ये 35 किस्में, जो कि गुणवत्ता के हिसाब से और विभिन्न बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसिस के हिसाब से एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ये पूरा करती हैं, तो उनका जो है विमोचन किया गया है। और निश्चित रूप से ये किस्में जब किसानों के खेतों पे जाएगी, इनका बीज उत्पादन होगा, तो जो हमारी विभिन्न जो बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस की हम बात करते हैं, तो उससे जो फसलों में उसको सहन करने की शक्ति अधिक होगी, और किसान भाइयों को कई बार जो नुकसान उठाना पड़ता है सूखे से, जी निश्चित तौर पर जी वो निश्चित रूप से बच सकते हैं। जी यादव जी, निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा युवा खेती से जुड़े, इसीलिए तकनीक पर भी जोर है, ताकि कोई मजबूरी का सौदा ना रहे, मजबूरी का व्यवसाय ना रहे, बल्कि फायदे का सौदा बने। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जो अभी थोड़ा पिछले कुछ वर्षों में रुझान था कि हमारे युवा जो हैं वो कृषि से थोड़ा दूर जा रहे थे, तो जो तकनीक की बात जैसे करें, तो जो जिस तरह से पहले हमारा जो मशीनीकरण तो बहुत अच्छा था ही जैसे खेती के लिए, लेकिन उसके अलावा भी जैसे अभी जो प्रिसीजन फार्मिंग की हम बात करते हैं, तो ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर है आपका, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं आ रही हैं, और जो छोटी छोटी मशीनें जो खेत में मशीनीकरण के हार्वेस्टिंग के लिए और जो बंडल बनाने के लिए प्रोसेसिंग का जो कार्य है, तो उसमें निश्चित रूप से युवकों को वो आकर्षित करती हैं। और जो ये जिस तरह की बायोफोर्टिफाइड वैरायटी जो आ रही है, अगर उसमें युवक आगे आते हैं तो निश्चित रूप से एक वैल्यू चेन डेवलप करके और उससे जो उत्पाद बना के जो हमारे युवक हैं, जैसे अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में जैसे की किस्में आज जो 2 किस्में हुई हैं, तो ये किस्में किसी भी जो हमारी पारंपरिक किस्में हैं उनसे किसी भी तरह से पैदावार में कम नहीं है, लेकिन इनमें जो 2 गुण हैं, जैसे कि कम इरूसिक अम्ल जो कि हमारे हृदय के लिए अच्छा होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से ये 2% से कम होना चाहिए, और वो इन किस्मों में है दोनों में। उसी तरह से जो खली में एक ग्लूकोसिलेट चला जाता है, और आमतौर पर हमारे किसान भाई जहाँ पे सरसों का बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब में, तो वहां पे वो आमतौर पर जब खली के लिए जाते हैं कोल्हू पे, तो अपनी सरसों का तेल ले आते हैं और खली को वो वहीं वापिस दे देते हैं, क्योंकि उसमें जो जिस तरह का ग्लूकोसिलेट तत्व होता है, तो वो हमारे पशुओं के लिए अच्छा नहीं होता। जो जुगाली नहीं करने वाले पशुओं को घेगा की समस्या करते हैं, और इवन जो हमारी गायें भैंसे हैं उसमें भी अगर बहुत ज्यादा खिलाते हैं तो उसमें वो तत्व जो है उनके लिए फायदेमंद नहीं रहता। तो जो युवा हैं वो इस तरह की जो किस्मों को लेके अगर वो आगे आते हैं और एक वैल्यू चेन डेवलप करके, जैसे आज कुलवंत का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया,
साक्षात्कार किया। तो इस तरह से किसान निश्चित, जो हमारे युवा किसान वो निश्चित रूप से आगे आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। बिल्कुल, तो किसानों के लिए आर्थिक फायदे के रास्ते खुलेंगे, साथ ही खेती जो होगी वो अब मौसम और जलवायु के अनुकूल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और आज रात 9 बजे से 10:30 बजे तक हमारा खास कार्यक्रम डीडी कॉन्क्लेव देखना मत भूलिएगा। और अब नजर डालते हैं। Hello and welcome to the first in its kind of series. This is a first in the series of what Doordarshan DD News is going to bring to you. Different walks of life. One very important topic that we will bring to you today is on ease of living. देश में ये डिजिटाइजेशन की वजह से प्लेटफॉर्म्स बने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना। ईज ऑफ लिविंग तब होती है जबकि साधारण व्यक्ति, उसके पास घर हो, उसके पास बैंक अकाउंट हो, उसके पास बिजली हो, सड़क हो। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखिए तो सरकार ने सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड डिमांड और सप्लाई में समय समय पर आकर अपनी नीति अनाउंस की। अभी के समय में अगर हमारे पास 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो आपको खुशी होगी जान करके कि अराउंड 2.40 लाख ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हो चुके हैं। ये जो सहभागिता की आवश्यकता है सरकारी कार्यक्रमों में, इसके प्रति एक जोर दिया गया है। आप देखिए 43,000 हमारे देश के अंदर स्टार्टअप्स खड़े हो गए। और एनडीएमए का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी इसमें संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे उसी कार्यक्रम में लिए चलते हैं। 2016 and 19 advocacy, for example with the 15th Finance Commission, numerous guidelines as well as direct technical support to states. That NDMA is a policy-making body was a general perception a few years ago, but that is not true today. NDMA has diversified itself. It is implementing the National Cyclone Risk Mitigation Project in 8 coastal states. It is also preparing a comprehensive National Earthquake Risk Mitigation Project. Earlier, it had implemented the National School Safety Project. Third, over the last 7 years, NDMA's efforts have found expression at the global level and exhibited the country's leadership in disaster and climate risk management. The coalition of disaster resilient infrastructure, creation of which was spearheaded by NDMA, has 33 members, 26 national governments and 7 international organizations today. NDMA has organized collaborative exercises and workshops on preparedness and response with SAARC nations, BIMSTEC nations, Shanghai Cooperation Organization nations, Indian Ocean Rim Association nations, and under several bilateral forums. As impressive and important these achievements are, NDMA cannot sit on its laurels. As the pandemic has highlighted, the role of NDMA is only going to expand in the future. The country will place even greater expectations on NDMA. Honorable Prime Minister has already highlighted the priorities in this area through the 10-point agenda. Within the overall framework provided by Prime Minister's 10-point agenda, I would like to use this occasion to highlight a few areas that need to be emphasized almost immediately. First and foremost,
I would like NDMA to be even more responsive to the needs of our states. They are on the front line of disaster risk management efforts. Most of the innovation emanates from the states, whether it is hazard risk and vulnerability assessment in Uttarakhand or village level capacity development in Assam, school safety in Gujarat and Bihar, climate resilient planning in Tamil Nadu, or disaster resilient infrastructure in Sikkim. Most of the innovation is being driven by the states. NDMA must facilitate horizontal exchange among the states, respond to the needs of the states, and listen to their experiences and their challenges. Second, the steady paradigm shift we have been making from relief and response to mitigation and preparedness is now reflected in how we allocate funds. The 15th Finance Commission's recommendations are nothing short of revolutionary. Very few countries have such progressive policies to allocate funding to the entire spectrum of disaster risk management needs. However, what we do with these funds and the mechanism we establish for wisely spending these resources will determine the final outcome. There is an opportunity here. Not succeeding is not an option. Third, at the global scale, the adaptation and resilience agenda, particularly in the context of climate change, is gaining momentum. We need not only participation, but also leadership of NDMA in this regard. CDRI of the Coalition for Disaster Resistant Infrastructure is an expression of this intent at the international stage. तो एनडीएमए के स्थापना दिवस में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा संबोधित कर रहे थे। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें सुचित्रा के साथ। तो सुचित्रा, आज क्या है खास खेल की दुनिया? जी शुक्रिया रजनी। युवा एवं खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के बडगाम में ई अनावरण के जरिए 3 इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने वॉलीबॉल खेलकर युवाओं की हौसला अफजाई की, वहीं उन्हें ड्रग्स से दूर रहने की नसीहत भी दी। भारतीय खेल प्राधिकरण की आज राजधानी दिल्ली में गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स साइंस को लेकर कई अहम फैसले हुए, जिनका फायदा आने वाले समय में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा। पर भविष्य में जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, चाहे वो हमारे आने वाले एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, भविष्य के ओलंपिक गेम्स हो, उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच कैसे हो, उसके लिए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को कैसे चुना जाए, उसके लिए कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग की मांग बहुत लंबे वर्षों से, लगभग 3 दशक पुरानी ये मांग थी, जिसको आज पूरा किया गया। और मैंने जब से खेल मंत्रालय का चार्ज लिया है, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 100 दिन के अंदर हमने इसको भी पूरा किया। और इस मांग से हमें ये लाभ मिलेगा कि अब आने वाले समय में हम लगभग हाई परफॉर्मेंस जो एनालिसिस्ट हैं 138 पोस्ट उनके लिए क्रिएट की जाएंगी, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर 23 और स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स जो हैं वो लगभग 23, फिजियोथेरेपिस्ट 93 और मैसियर्स 104। इससे क्या होगा, स्पोर्ट्स साइंस को हम इंश्योर करेंगे कि हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जितने भी देश भर में हैं
उस पर ये सुविधाएं मिलेंगी ताकि हमारे खिलाड़ियों को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में तैयार होने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हो। और कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का एक बड़ा निर्णय आज इसमें लिया गया है। बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत होगी। इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो टीम ने दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन किया है। केकेआर ने पिछले 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। उसे चेन्नई के खिलाफ मैच में करीबी हार का सामना करना पड़ा था। केकेआर की टीम 10 मुकाबले खेलकर 8 अंक के साथ चौथे पायदान पर है। वो इस मुकाबले को जीतकर शीर्ष 4 में बने रहना चाहेगी। वहीं ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने से महज 1 जीत दूर है। यूएई में जारी लीग के दूसरे चरण में दिल्ली की टीम लगातार 3 मुकाबले जीत चुकी है। फिलहाल 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। आज होने वाले दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई को इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। टीम को दूसरे चरण के अपने अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। 5 बार की चैंपियन मुंबई के बल्लेबाजों ने अब तक निराश किया है। वहीं पंजाब 5वें स्थान पर है, जिसने पिछले मैच में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। पंजाब के 10 मैच में 8 अंक हैं। वो आने वाले मैचों में कोई कोताही बरतने की स्थिति में नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हैदराबाद ने राजस्थान से मिले 165 रन के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हैदराबाद की ओर से जेसन रॉय ने 60, कप्तान केन विलियमसन ने नाबाद 51, रिद्धिमान साहा ने 18 और अभिषेक शर्मा ने नाबाद 21 रन बनाए। हैदराबाद की 10 मैच में ये दूसरी जीत है और वो 4 अंक लेकर सबसे नीचे 8वें नंबर पर है। राजस्थान को 10 मैच में 6ठी हार झेलनी पड़ी है। टीम के खाते में 8 अंक हैं और वो 6ठे नंबर पर है। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबर। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। और आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्मदिवस है। उनके सुरों का ज्योति कलश छलकता रहे और वे दीर्घायु हों, यही कामना है। आज मिड डे प्राइम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। Hello and welcome to the first in its kind of series. This is a first in the series of what Doordarshan DD News is going to bring to you. Different walks of life. One very important topic that we will bring to you today is on ease of living. देश में ये डिजिटाइजेशन की वजह से प्लेटफॉर्म्स बने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना। ईज ऑफ लिविंग तब होती है जबकि साधारण व्यक्ति, उसके पास घर हो, उसके पास बैंक अकाउंट हो, उसके पास बिजली हो, सड़क हो। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखिए तो सरकार ने सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड डिमांड और सप्लाई में समय समय पर आकर अपनी नीति अनाउंस की। अभी के समय में अगर हमारे पास 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो आपको खुशी होगी जान करके कि अराउंड 2.40 लाख ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हो चुके हैं। ये जो सहभागिता की आवश्यकता है सरकारी कार्यक्रमों में, इसके प्रति एक जोर दिया गया है। आप देखिए 43,000 हमारे देश के अंदर स्टार्टअप्स खड़े हो गए।
Contact.